हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत से बच्चे इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है ये। लेक्चर को ध्यान से देखना है। और आज के लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस करवाने वाला हूँ। टोटल मैं आपको 7 टाइप्स करवाऊंगा। डेफिनेशन ध्यान से समझो यार। डेफिनेशन अगर आपको एक बार समझ में आ गई हर एक रिलेशन की, उसके बाद इस पे जो बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, वो आराम से समझ में आ जाएंगे और उनको आप कर पाओगे। मैं आपको करवाऊंगा भी। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सिर्फ आपको डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से डेफिनेशन। और बच्चे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर देखते हो और उस टाइम पे अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो यार वीडियो लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपको लग रहा है कि मुझे देखने से समझ में आ रहा है। ठीक है, देखने से समझ में आ जाता है, लेकिन वो कितनी देर ही आपके माइंड में रहेगा? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स माइंड से स्किप हो जाएगा। तो आप क्या करें, जब भी आप कोई भी किसी का भी वीडियो लेक्चर देखते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपकी सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है कि आप नोटबुक पेन लेके बैठो। और जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उस टाइम पे जो उस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया जा रहा है, आप अपनी नोटबुक पे उसके नोट्स बनाओ। पूरा वीडियो देख लिया, नोट्स आपने कुछ नहीं बनाया, तो यार सब कुछ वेस्टेज चला जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, नोटबुक पेन लेके बैठो और प्रॉपर जो भी सिखाया जा रहा है उसके नोट्स बनाओ। फिर उस पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है। मैं भी टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी असाइनमेंट्स अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं हर एक चैप्टर का। जैसे भी मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस करवा रहा हूँ, तो जैसे आज मैं आपको टाइप्स समझा दूंगा सारी A to Z की क्या है टाइप्स। उसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इसी की एक असाइनमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बात इतनी सी है कि यार वीडियो लेक्चर में जब आप आगे हो, देख रहे हो, उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाए तो सब बेकार हो जाएगा। तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं अपने हाथों से। जब तो आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बड़े मस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज 7 टाइप्स आपकी कवर होने वाली हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ रिलेशन, राइट। यहाँ पर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेशन की आपको दे दूंगा। अगर बहुत डिटेल में आप रिलेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है वो भी रिलेशन एंड फंक्शन ही है। तो क्लास 11th के वीडियो लेक्चर भी मैंने बना रखे हैं सेकंड चैप्टर के लिए, रिलेशन फंक्शन के लिए। तो वहाँ पे जाके आप रिलेशंस को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट इज़ अ रिलेशन। बट यहाँ फिर भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में तो आ जाएगा व्हाट इज़ अ रिलेशन। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ अ रिलेशन। मेरे बच्चे, हम सेट्स से शुरुआत करते हैं क्लास 11th में। तो सेट्स था, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके बाद रिलेशन आया था। तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए कैसे। मेरे बच्चे, अगर आपके पास कोई सेट है ए, लाइक इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मैंने बोला यार ए क्रॉस ए फाइंड करो। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद इटसेल्फ, कि इस सेट का इसी के साथ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, अभी देखो इसके साथ मैं इसी को लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं, एक ए है दूसरा बी भी हो सकता है। मैंने दोनों सेम इसलिए लिए क्योंकि जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस आप पढ़ते हो वो ऑन ए सेट है। ऑन ए सेट का मतलब सेट ए टू ए ही रहना आपको हमेशा। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट जो डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा दैट इज रिलेशन ऑन अ सेट, यानी फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही रहना है आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों सेम सेट ही ले लिए। ठीक है, ए क्रॉस ए में फाइंड कर रहा हूँ। ए क्रॉस ए कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे पहला सेट मेरा ए है, तो इसका मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लूंगा 1। तो इस 1 की मैं सबके साथ पेयरिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही ये होता है कि पॉसिबल आपको पेयर्स बनाने होते हैं दोनों सेट्स को देखते हुए। तो यहां पर हमारे पास आ गया 1 1, यानी मैंने इस 1 को पकड़ा और दूसरा जो सेट मेरा वो जो कि ए ही है, तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ मैं इसकी पेयरिंग कर दूंगा। तो 1 1 1 2 1 3। ठीक है, उसके बाद आप 2 को लीजिए, 2 की पेयरिंग कर दीजिए। इट इज 2 1
2 2 2 3, ठीक है। और पेयर्स बन सकते हैं बिल्कुल। तो अब आप 3 ले लो, 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये जो मैंने किया, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। तो सेट्स था, फिर हमारे पास आया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आप रिलेशन सीखते हो। रिलेशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सबसेट क्या है, जो कि सेट्स में भी आप पढ़ते हो। अगर मैं आपको यहां पे ये पूछूं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये जो ए क्रॉस ए आपने सेट बनाया जिसके अंदर आपने पेयर्स रखे, इसके कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। तो सबसेट्स का फॉर्मूला है 2n। एन होता है उस सेट के एलिमेंट्स जिसके आप सबसेट्स बना रहे हो, उस सेट के एलिमेंट्स। तो मैं किसके सबसेट्स बना रहा हूं, ए क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस ए के पास एलिमेंट्स कितने हैं, तो जितने भी आपको ये पेयर्स दिख रहे हैं वो उसके एलिमेंट्स ही होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 लाइक दिस, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, क्योंकि ए क्रॉस ए के पास कितने पेयर्स बनते हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सेम सेट है, अदरवाइज एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है। तो यहां पर आई कैन राइट 2 देखो इसके पास 3 एलिमेंट्स थे, इसके पास 3 एलिमेंट्स, तो 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया 512। तो ये जो आपने ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, इसके अंदर 9 पेयर्स आए, फिर आपको पूछा जा रहा है इसके सबसेट्स बताओ ए क्रॉस ए के, तो फॉर्मूला आपके पास 2 9 दैट इज 512। तो 512 सबसेट्स आप बना सकते हो ए क्रॉस ए के, कितने 512 बचे। इन्हीं 512 सबसेट्स को रिलेशन कहा जाता है। अब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो जो सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जितने भी सबसेट्स होते हैं बच्चे, उन्हीं को रिलेशंस कहा जाता है। ये मैथमेटिकल हमारा डेफिनेशन। तो यहां पर जो मैं नंबर ऑफ सबसेट्स बोल रहा हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस। इसको ऐसे लिख दूंगा फ्रॉम ए टू ए, कि भाई ए टू ए। इस एग्जाम्पल में 512 रिलेशंस बन रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, दैट डिपेंड कि ए के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि रिलेशंस या सबसेट्स कितने बन रहे हैं। इस एग्जाम्पल में 512 रिलेशंस बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, बच्चे फॉर्मूला ये रहता है 2 एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो आई एम राइटिंग लाइक दिस। तो ये 512। इन शॉर्ट आपको ये समझना है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स हैं उन्हीं को रिलेशंस कहा जाता है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में 512 रिलेशंस है। इतना समझने के बाद जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशन कैसे डिफाइंड है। सर, आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ये डेफिनेशन आप समझ रहे हैं। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आप किसी रिलेशन को एक सिंगल सेट पे डिफाइन कर रहे हो, उसको सिंगल सेट पे डेफिनेशन उसकी दे रहे हो। अगर आपके पास ए टू बी लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन ऐसे भी बन सकता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको रिलेशन बोला जाएगा ए टू बी अगर ये क्या होगा, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस ये डेफिनेशन आप याद रखो रिलेशन का। डेफिनेशन ही नहीं पता तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस कहां से हमें आएगा। तो पहले डेफिनेशन कि वो सबसेट ही होता है, क्योंकि उसके बाद जो सबसेट्स है ना, उन्हीं सबसेट्स के कुछ नाम है। जैसे इस एग्जांपल में बता रहा हूं कि 512 रिलेशंस बन रहे हैं। भैया इन्हीं 512 के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन छुपा हुआ है, इसी के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन छुपा हुआ है, इसी के अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन छुपा हुआ है, इसी के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन छुपा हुआ है, इसी के अंदर नल रिलेशन छुपा हुआ है, इसी के अंदर यूनिवर्सल रिलेशन छुपा हुआ है। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो सब रिलेशंस होते हैं। उन्हीं रिलेशंस में से कुछ के आपको नाम याद रखने हैं कि उनका क्या नाम है और उनका डेफिनेशन क्या है। ओके डियर, तो यहां तक हमारे पास हो गई रिलेशन की डेफिनेशन कि इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके डियर, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आएगा एम्प्टी रिलेशन, जिसे आप वाइड रिलेशन भी बोल सकते हैं, समटाइम वी कॉल इट नल रिलेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। जो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, इसी से मैं इनकी डेफिनेशन को प्रेजेंट करूंगा, बस आपको वो ध्यान देना है। मेरे बच्चे वो कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन
इट इज फ्रॉम सेट ए टू ए इफ इट इज लाइक दिस, दैट्स ऑल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन। यानी आप क्या करोगे कि कोई रिलेशन जो डिफाइन करके दे दिया गया है और आप उसके पॉसिबल पेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, यानी खाली ब्रैकेट्स आ गई, नल सेट, ठीक है। तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। सपोज करो मैं एक सेट लेता हूं ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं लाइक 1 2 3। देखो कभी भी आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो, किसी भी रिलेशन को, तो भाई बिना सेट के वो डिफाइन नहीं होता। तो हमेशा आपको एक सेट गिवन होगा। जैसे मैंने यहां पर ए सेट ले लिया। जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना, बिना सेट के कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। कोई सेट है तो उसके बाद ही आप रिलेशन को उस पर डिफाइन करते हो। तो यहां पर मैंने एक सेट ले लिया ए। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं कि मेरे बच्चे इस रिलेशन को बताइए ये क्या है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सर एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर पेयर्स हैं। ऑब्वियस है रिलेशन में पेयर्स होते हैं, लेकिन ये दोनों पेयर्स के जो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्या इसमें लिखा जा रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 100, और ये जो ए और बी हैं ये दोनों ए सेट के ही होने चाहिए। इट इज़ ऑब्वियस ए और बी ए के ही होने चाहिए। ये जो आपको कंडीशन बताई गई है, जहाँ जिस तरह से मैंने इस रिलेशन को लिखा है, इसको लिखने को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और देखना है क्या कोई पेयर बन पा रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास रिलेशन है ए टू ए इस तरह से कि उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका सम होना चाहिए 100, और ए और बी आप ए सेट से ही ले सकते हो, यानी इस सेट से आप ले सकते हो। अब बताइए 1 2 3 में से कोई दो नंबर लो और उनको प्लस करो और 100 बनाओ। क्या कभी 100 बनेगा? नहीं बनेगा भाई। अगर आप 1 भी लोगे तो 1 के साथ क्या चाहिए? 99, तभी तो 100 बनेगा। इसका मतलब ये जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि मेक पेयर्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 100 ऑन दैट सेट ए, तो इस कंडीशन पे कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर खाली ब्रैकेट्स ही रह जाएंगी, अंदर कोई पेयर नहीं आएगा। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। ओके डियर, तो इतना डेफिनेशन, छोटी सी एग्जाम्पल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आगे देखते जाओ। नंबर टू यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा और बताऊं, ये जो एम्प्टी रिलेशन है ये सबसे छोटा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसमें सबसे छोटा यही वाला होता है, ठीक है। अब आ गया आपका सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जो रिलेशन की आपको मैंने डेफिनेशन बताई है उसी से हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखो यूनिवर्सल रिलेशन बोल रहा है कि आर रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ व्हाट दिस हैपन। क्या कि भाई वो रिलेशन ए क्रॉस ए जो है वही यूनिवर्सल है। कि जब हमारा रिलेशन खुद कौन ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए। इन शॉर्ट, जब आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पेयर्स आ रहे हैं, यानी जो कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। नन रिलेशन सबसे छोटा, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा, और बाकी वाले इसी के बीच में घूम रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स उनके आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, पीछे मैंने दी है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मानो मेरे पास है 4 5, तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं रख लूँगा 4 4 4 5 5 4 एंड 5 5। तो ये जो मैंने रिलेशन बनाया, तो पहले आप बताओ क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा? ऐसा सोचो, क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। आप करके देख लो। ये ए सेट है, दूसरा भी आपका ए सेट है, और इसका आप ए क्रॉस ए करो, ए क्रॉस ए करो, तो कितने पेयर्स आएंगे ए क्रॉस ए में? 2 इंटू 2 4, 4 पेयर्स आएंगे। अरे भाई वही 4 पेयर्स मैंने लिखे हैं। तो इट मीन्स ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ये खुद मैंने ए क्रॉस ए ही लिख दिया है। अरे भाई इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये किसके इक्वल है भाई? ए क्रॉस ए के इक्वल। ओके डियर, सो व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो खुद ही यूनिवर्सल रिलेशन है। अपना तो वो सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आइडेंटिटी रिलेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, पहले तो याद रखें, कई जगह पे ऐसे लिखा होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आई और बगल में छोटा सा आर डाल देना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बड़ी मस्त है, ध्यान से समझना। कह रहा है इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, गिवन सेट, कह रहा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अच्छा ये जो मैंने साइन डाला है, दिस साइन इज फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि ए सेट के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वहां पर वो एलिमेंट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं, उस रिलेशन में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। तो क्या कर रहे हैं, ये हर एक एलिमेंट अपनी ही इमेज के साथ पेयर बना रहा है, हर एक एलिमेंट अपनी इमेज के साथ पेयर बना रहा है और वो रिलेशन में आ रहा है, देन यू कॉल दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। और यहां पर याद रखना, ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ओनली, मतलब इन पेयर्स के अलावा कोई और पेयर नहीं होना चाहिए। मैं इसको स्टेटमेंट में भी आपको समझाता हूं, देखो कह रहा है इफ, पूरा डिटेल में लिखता हूं, अ रिलेशन आई is said to be identity relation, is said to be identity relation if every element, देखो ऊपर मैंने मैथमेटिकल ये लिख दिया, अब मैं इसको स्टेटमेंट में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हो गया जिसपे वो रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, ये ओनली वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हर एक एलिमेंट उस सेट का अपने साथ ही इमेज बना रहा होना चाहिए, अपने साथ ही रिलेट हो रहा होना चाहिए। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखिए अब एग्जाम्पल, मेरे बच्चे, मैंने यहां पर कोई सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट रख दिए मैंने 1 2 3 4, राइट, और इस पर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसमें मैं ये एलिमेंट्स रख रहा हूं 1 1 2 2 3 3, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्या इस रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूं? ठीक है, पहले हम ये सोचते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहा है ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने साथ पेयर बना रहे होने चाहिए, यानी फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। मेरे बच्चे चलो 1 1 के साथ पेयर बना रहा है सर, ओके 1 1 है, 2 2 सर है, 3 3 सर ये है। तो ए सेट के क्या सभी एलिमेंट्स आगे? नो, देखो क्या बच गया 4, तो 4 अपने साथ पेयरिंग यहां पे नहीं ले रहा है, तो 4 4 होना यहां पे जरूरी था। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल ले रखी है इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज नाउ वी हैव सेट ए 1 2 3, ठीक है, छोटा सेट लेते हैं, इसके अंदर हम फिर एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं लाइक दिस, इसमें मैं कुछ पेयरिंग ले लेता हूं 1 1। देखो आइडेंटिटी का मतलब है सेम, आइडेंटिटी मतलब सेम, कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए, बस ये याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। कम बोले तो सारे एलिमेंट पेयर बना रहे होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 1 2, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर 1 1 2 2 3 3, सर एवरी एलिमेंट इज मेकिंग रिलेशन विद इट्स फर्स्ट कंपोनेंट, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 सब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या आप इसको आइडेंटिटी बोलोगे? नो। मैंने क्या बोला, यहां पे क्या लगा है? ओनली। क्या लगा है? ओनली। आइडेंटिटी रिलेशन में एक रिस्ट्रिक्शन है, एक्स्ट्रा पेयर आप नहीं ले सकते, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, कौन? 1 2, ये गड़बड़ कर रहा है। तो दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो फिर क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 6 7, अब यहां पर मैं कोई रिलेशन ले रहा हूं आर, ठीक है, तो आर लिख लो,
IR भी लिख सकते हैं। अब इसको हम आइडेंटिटी बनाएंगे, आपको समझ में आ गया। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 5 5 6 6 7 7, हर एक एलिमेंट अपनी इमेज के साथ पेयरिंग कर रहा होता है। तो क्या अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल है। एवरी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि यार हर एक एलिमेंट जो सेट ए में था वहां पे एग्जिस्ट कर गया। क्या एग्जिस्ट कर गया? ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट कर गए जो रिलेशन में ही आ रहे हैं, कि सभी ए के लिए ऐसे पेयर रिलेशन में आ रहे हैं। ओनली वर्ड लिखना मत भूलिएगा, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। बड़ा मस्त है। 3 डेफिनेशन हो गई। नंबर 4 पे आओ मेरे बच्चे। नेक्स्ट आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव वर्ड सुना आपने कभी? रिफ्लेक्सिव वर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्सिव आ गया रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, किसी की रिफ्लेक्शन, किसी की इमेज। अब किसी की इमेज, मेरी इमेज, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो सेम ही मुझे दिखेगा ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आइडेंटिटी जैसा ही यहां पर हो रहा है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है, रिफ्लेक्शन वाले, आइडेंटिटी वाले सारे पेयर चाहिए। अगर एक्स्ट्रा भी कोई पेयर आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। तो इसका डेफिनेशन ये है कि आइडेंटिटी वाले सारे जरूर आने चाहिए। कुछ नहीं, डेफिनेशन में हल्का सा चेंज करना है। ये जो ओनली वर्ड लिखा गया था यहां पर ओनली, बस ये ओनली नहीं आएगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थोड़ी सी, ध्यान से समझें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने ही साथ पेयर बना रहे हैं और वो रिलेशन में आ रहे हैं। आगे ओनली नहीं लगाना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टेटमेंट में भी लिख के बता देता हूं। आ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be reflexive, is said to be reflexive relation if every element of set A is related to itself. That's all. फुल स्टॉप लगा दो, ओनली मत लगाना। ओनली लगाओगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल लेंगे हम। देखें यहां पर आई एम राइटिंग सेट 1 2 3, इस पे कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेट आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए एंड इट इज लाइक दिस 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। इज इट रिलेशन? पहले तो ये सोचो, क्या ये रिलेशन है? अरे भाई हाँ, ये रिलेशन है ऑन सेट ए, क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा। अगर आप ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें 9 पेयर्स बनेंगे। उन्हीं 9 में से मैंने यहाँ पर 4 पेयर्स ले लिए हैं। ये वही 4 पेयर्स है जो ए क्रॉस ए के हैं। तो ये रिलेशन तो है ही है, क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स पेयर बना रहे होने चाहिए खुद के साथ, उनकी अपनी ही इमेज के साथ वो पेयर बना रहे होने चाहिए। तो देखें ऐसा हो रहा है, बिल्कुल 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, एक्स्ट्रा भी आ रहा है 1 3। आने दो एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी गड़बड़ नहीं होती है, वो रिफ्लेक्सिव ही बना रहता है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये आइडेंटिटी है? ये वाला जो अभी लिखा है, क्या ये आइडेंटिटी है? नो, इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में ये जो एक्स्ट्रा मेरा 1 3 आ गया ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आइडेंटिटी रहता। इस वक्त ये आइडेंटिटी नहीं है। अब यहां से एक बात हमें ये समझ में आ जाती है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। ओके, जैसे इस केस में ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन 1 3 हटा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, साथ में आइडेंटिटी भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ओके डियर, तो ये था एक छोटा सा इसका डेफिनेशन, नीचे एक छोटी सी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारी करनी है। आज मेरा मेन है कि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए छोटी छोटी एग्जाम्पल के साथ। फिर डिफरेंट टाइप्स की आपको एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। चलिए, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव।
नंबर 5, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे मैट्रिक्स में भी आपने सुना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो उसके साथ मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। सिमेट्री यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जितने भी पेयर्स उस रिलेशन में हैं उन सभी पेयर्स का रिवर्स उसी रिलेशन में होना चाहिए, सभी पेयर्स का इन्वर्स उसी रिलेशन में होना चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हो, सुनो ध्यान से, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। कह रहा है कि यार फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कि अनु आपको कोई रिलेशन दे दिया, उसके अंदर पेयर्स होते हैं, रिलेशन के अंदर पेयर्स होते हैं, तो मैंने पेयर ले लिया ए बी। तो कह रहा है जितने भी पेयर्स उस रिलेशन में हैं उसी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। क्या एग्जिस्ट कर जाना चाहिए? इसी का इनवर्स। इनवर्स बोले तो इनके कंपोनेंट्स इंटरचेंज कर दो, कि अगर ए बी है तो उसका इनवर्स हो गया बी ए, तो भाई बी ए बी वहां होना चाहिए। फॉर ऑल मतलब जितने भी पेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि 1 2 का 2 1 तो मिल गया लेकिन 3 2 का 2 3 नहीं मिल रहा, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो सिमेट्रिक नहीं रहता। सभी पेयर्स के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देयर एग्जिस्ट बी ए दैट बिलोंग्स टू रिलेशन, देन यू कैन कॉल दैट रिलेशन सिमेट्रिक। ये होगा इसका बेसिक डेफिनेशन। सेट तो होगा, किसी सेट पे डिफाइंड होगा तो ए बी जो है वो सेट ए के ही होने चाहिए, इट इज़ ऑब्वियस। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी कि कोई भी पेयर है उसका इन्वर्स वहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते, सबसे इजी वाला ये सिमेट्री, कोई गड़बड़ी नहीं। 1 2 है तो 2 1 को ढूंढना है, 3 4 है तो 4 3 को ढूंढना है, बस इतनी सी बात है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स करोगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने एक सेट लिया, लेट इट बी 1 2 3 4, इस पे मैं कोई रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सारे नंबर्स ले रहा हूँ, बाद में इन जर्नल भी आपको समझाया जाएगा डिफरेंट एग्जाम्पल से। हेयर आई एम राइटिंग 1 1 2 2 फुल स्टॉप, यहाँ रोक दी। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो सिमेट्री के लिए आपको यही देखना है कि सर इसके अंदर पेयर्स कितने हैं? सर 2 पेयर्स हैं, उन 2 पेयर्स का रिवर्स वहीं पर होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ये जो 1 1 लिखा हुआ है, इस 1 1 का इन्वर्स क्या होता है? 1 1। तो 1 1 का इन्वर्स 1 1 है, बिल्कुल है। तो 2 बार इसको लिखने की जरूरत नहीं होती कि 1 1 पेयर लिखा फिर 1 1 लिखा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं हम करते हैं, दैट इज मीनिंगलेस। तो फिलहाल हमें ये सोचना है कि 1 1 एक पेयर है, उसका जो इन्वर्स है वो 1 1 ही होता है, जो कि दोनों इसमें दिख रहे हैं मेरे को। तो 1 1 तो सिमेट्री बना रहा है। क्या ऐसा 2 2 भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 2 का इन्वर्स क्या होता है? 2 2, जो कि है, सो इट इज सिमेट्रिकल। तो दोनों को देखा, दोनों के इन्वर्स हैं, तो भैया ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके डियर। और देखो एग्जाम्पल, मानो एक रिलेशन और ले लेता हूँ R2, इसको R1 नाम देते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4। इज इट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन दैट सेट ए? चेक करो। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 का इन्वर्स वही होता है, वो तो है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। 1 2 को देखो, 1 2 का इन्वर्स क्या होता है? 2 1 है। 3 4 का इन्वर्स क्या होता है? 4 3, जो कि नहीं है। तो इसकी सिमेट्री हो गई गड़बड़। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो 3 4 है वो तो रिलेशन में आ रहा है, लेकिन जो इसका इन्वर्स है 4 3 वो रिलेशन में नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके डियर। ये जो एलिमेंट्स लिखे ना मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स, इससे हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि उसमें होते ही वही वाले सेम वाले होते हैं, तो इन्वर्स करोगे वो वही है। तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो आई होप आपको सिमेट्रिक का ये डेफिनेशन समझ में आ गया। कुछ नहीं यार, पेयर का इन्वर्स वहाँ पे होना चाहिए फॉर ऑल पेयर्स, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बड़ा मस्त है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव वर्ड कहाँ से आया? ट्रांजिटिव, ट्रांजेक्शन हो रही है किसी चीज़ की। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने बोला कि कोई लाइन L1 है, कोई लाइन L1 है, वो दूसरी लाइन L2 के साथ परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो सेकंड लाइन है L2,
ठीक है, देखो ट्रांजिशन कर दी मैंने L1 से L2 और L2 से फिर L2 पे ही आया हूँ, तो ट्रांजिशन हो गई L2 की। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। नंबर 2, L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है और L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों पेयर्स में, इन दोनों कंपोनेंट्स में मैंने रिलेशन क्या लिया हुआ है, परपेंडिकुलर का। यानी L1 और L2 किसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, रिलेशन है मेरा परपेंडिकुलर का, और L2 L3 किसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं और वो रिलेशन है परपेंडिकुलर का। ये जो बीच में रहता है ना कंपोनेंट्स के बीच में जो दे रखा है, जो भी है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो यहां परपेंडिकुलर का रिलेशन। तो ये दोनों पेयर्स जिनके अंदर ट्रांजिशन हो रही है, L1 से L2 पे आए और फिर L2 से L3 पे आए, मैंने ट्रांजिशन इसके अंदर हो रही है। इस ट्रांजिशन होने के बाद आपको क्या ढूंढना है, क्या सोचना होता है, क्या देखना होता है डेफिनेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका लास्ट कंपोनेंट उसी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, उसी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, डेफिनेशन अभी बताऊंगा। तो L1 और L3, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, क्या ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? इस रिलेशन बोले तो क्या L1 और L3 लाइन के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा है? खुद सोचे। मैंने बोला था लाइन जो हमारी L1 है वो L2 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। फिर मैंने बोला L2 किसके साथ परपेंडिकुलर है, L3 के साथ। ये मैंने L3 बना दी। अब बताइए L1 और L3 का रिलेशन क्या आ रहा है, ये तो पैरेलल आ रहा है। जबकि ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि जो थर्ड वाला पेयर हमने बनाना है L1 L3 आफ्टर ट्रांजिशन, जो थर्ड पेयर बनेगा वो उसी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। यानी L1 और L3 का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। यानी ये वाला पेयर रिलेशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव में ये चीज हमें देखनी होगी। अब मैं आपको डेफिनेशन पे लेके जाता हूं, फिर ध्यान से समझना। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स की। मेरे बच्चे डेफिनेशन क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन की? कह रहा है कि फॉर ऑल सच टाइप ऑफ पेयर्स, फॉर ऑल AB BC बिलोंग्स टू रिलेशन। कह रहा है किसी रिलेशन में जितने भी पेयर्स हैं उनमें दो पेयर्स उठाओ जिनमें ट्रांजिशन हो रही है, जैसे AB और BC। ऐसे दो पेयर्स अगर आपको रिलेशन में मिल जाते हैं जिसमें ट्रांजिशन हो रही है, मतलब A से B आए, फिर B से आप नेक्स्ट कंपोनेंट पे गए C पे, ये कॉमन होना चाहिए। B जैसे ये कॉमन दिखना चाहिए आपको, ठीक है। AB BC अगर ऐसे पेयर्स आपके पास रिलेशन में हैं तो यहां से एक पेयर और एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, जो कि ये वाला पेयर होगा AC, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। जो ट्रांजिशन कर रहा था वो नहीं लेना, A और C फर्स्ट और लास्ट, ऐसा पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे दैट रिलेशन इज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई वो। आधे समझ। अगर आपने ऐसे दो पेयर्स ढूंढ लिए, AB BC ढूंढ लिए रिलेशन के अंदर, लेकिन थर्ड वाला जो AC है वो रिलेशन में नहीं आ रहा, फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। बस इतनी सी डेफिनेशन को आपको ध्यान से समझना है। अब मैं लाइंस के हिसाब से समझा देता हूं। जैसे परपेंडिकुलर लिया, अब हम कोई और ले लेते हैं रिलेशन। जैसे L1 L2 ये रिलेशन में है और L2 L3 भी रिलेशन में है। रिलेशन कौन सा ले रहा हूं मैं? पैरेलल का। यानी ये दो पेयर्स मेरे रिलेशन में आ रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। नंबर्स बाद में लेता हूं, पहले इन जनरल अंडरस्टैंड करें। यानी मैंने ऐसे लिखा L1 इज पैरेलल टू L2, फिर मैंने लिखा L2 इज पैरेलल टू L3। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उस रिलेशन के अंदर, ठीक है, उस सेट के अंदर ऐसे दो पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। L1 L2 के साथ पैरेलल है और L2 L3 के साथ पैरेलल है। अब आप सिर्फ ये देखो, यहां ट्रांजिशन हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। देखो L2 पे आए थे ना, यहां फिर L2 से स्टार्ट, ट्रांजिशन तो हो रही है L2 की। अब आप ये देखो जो L1 और L3 है, क्या ऐसा कोई पेयर रिलेशन में आएगा? कहने का मतलब आप ये देखो, क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे? L1 और L3 क्या पैरेलल होंगे? पैरेलल के रिलेशन के हिसाब से बिल्कुल पैरेलल होंगे। अगर आप किसी लाइन को बोल रहे हो ये इस लाइन के साथ पैरेलल है और दूसरी वाली थर्ड लाइन के साथ पैरेलल है, पहली वाली दूसरी के साथ पैरेलल है, दूसरी वाली तीसरी के साथ पैरेलल है, क्या पहली और तीसरी पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी। तो यहां पर ये जो दो पेयर्स ऑलरेडी रिलेशन में थे, इससे जो थर्ड पेयर बना दैट इज L1 L3, वो भी रिलेशन में आ रहा है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल और लेंगे, नंबर्स की एग्जाम्पल लेंगे।
मेरे बच्चे मैंने यहाँ पर कोई सेट ले लिया A 1 2 3, इस पे एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ R, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पेयर रख दिया ओनली 1 1। बताइए अब ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? कम से कम आपके पास अंदर दो पेयर दिख रहे होने चाहिए जो कनेक्टेड हो, जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। तो मेरे को तो खाली 1 1 ही दिख रहा है, तो 1 1 दिख रहा है तो एक और 1 1 रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 1 1 और दूसरा भी क्या 1 1, ठीक है, दो बार लिख लिया इसको। तो ये देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, इससे तीसरा पेयर कौन बनेगा? 1 1 ही बनेगा, जो कि है, यानी 1 1 1 1 और तीसरा 1 1। तो ये ट्रांजैक्शन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि भाई इसके अंदर 1 1 भी है, 1 1 रिलेशन में है, फिर 1 1 ये भी रिलेशन में है। इन दोनों से जो तीसरा पेयर बनेगा वो तो 1 1 बनेगा, वो भी रिलेशन में है, तो ये दोनों हैं तो तीसरा भी आ गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरह से अगर मैं इसी सेट ए के ऊपर और एग्जाम्पल सेट करता हूं जिसके अंदर मैं सभी के सभी आइडेंटिटी वाले ले लूँ, 1 1 2 2 3 3, इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? सोचो, पहले देखो ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है, उसको कैसे देखना होता है। फर्स्ट पेयर पकड़ना है, जैसे 1 1, फर्स्ट पेयर लिया मैंने ये वाला 1 1 वाला, इसका सेकंड कंपोनेंट कौन है? 1। अब देखो क्या कोई और पेयर 1 से स्टार्ट हो रहा है? और पेयर कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरे को पकड़ा 2 2, ये 2 पे एंड हो रहा है, कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 3, ये 3 पे एंड हो रहा है, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, वो खुद ही स्टार्ट हो रहे हैं। यानी ये जो आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजैक्शन को हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैंने 1 1 लिखा है तो 1 1 फिर से लिख सकता हूँ, फिर तीसरा पेयर भी 1 1 आएगा, फिर 2 2 है 2 2 फिर से लिख सकते हैं, फिर तीसरा 2 2 आएगा, फिर 3 3 है, दूसरा पेयर भी 3 3, इससे जो थर्ड वाला बनेगा वो भी 3 3 बनेगा। इन शॉर्ट जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन चल रही होती है, तीसरा पेयर हमारा बन रहा होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और सेट में ये रखूंगा फिलहाल आपको समझाने के लिए, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, लाइक 2 3 3 1 2 1 एंड 1 1। इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? चेक करो। चेक करना बड़ा आसान है, आपने फर्स्ट पेयर पकड़ना है, पहले 2 3 लिया, ले लिया 2 3। अब कोई और पेयर देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, सर ये रहा 3 1, ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा लिखें हेयर 2 3 3 1। अरे सर ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। अब यहां से जो तीसरा पेयर है वो जरूरी होना चाहिए, कौन है वो? 2 1। सर 2 1 है क्या? अरे सर 2 1 भी है, दो पेयर है, इसका मतलब इससे जो तीसरा वाला बन रहा है वो भी रिलेशन में आ रहा है, वो भी रिलेशन में आ रहा है, तो ट्रांजिटिविटी फॉलो हो रही है। अभी तक ये ट्रांजिटिव ही है अभी तक, तो यहां पर लॉक ना कर दें ये ट्रांजिटिव हो गया, नो। अगर आपको दो इस तरह से कनेक्टेड पेयर इसी के अंदर और दिख गए और वहां से तीसरा वाला रिलेशन में नहीं आया तो ट्रांजिटिविटी तब भी फेल हो जाएगी। तो सिंगल पेयर से बात नहीं बनती है, फॉर ऑल होता है। तो पहले देखो दो ट्रांजैक्शन वाले है भी है या नहीं है, नहीं है तो फिर तो ट्रांजिटिव ही बोले। चलिए फिर 2 3 देखा था ना, अब 3 1 को देखो, 3 1 देखा, दूसरा पेयर लिया 3 1, ये 1 से एंड हो रहा है, क्या कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर, लास्ट वाला। तो मैं ऐसा लिखूंगा सर 3 1 और 1 1 रिलेशन में है, तो यहां से जो तीसरा पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए वो 3 1 बनेगा। देखो 3 1 आ रहा है, क्या रिलेशन में है? बिल्कुल है, अभी तक ट्रांजिटिविटी हो रही है। फिर आप तीसरा पेयर पकड़ो, इसका 2 1, आपने पकड़ा 2 1, अब देखो कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, सर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको लिखा आपने 1 1, ये दोनों रिलेशन में आ गए। इसके से जो तीसरा पेयर बनेगा वो बनेगा 2 1, ये बना सर 2 1, क्या ये 2 1 है रिलेशन में? सर आ रहा है। अब लास्ट पेयर पकड़ो 1 1, सर 1 1 पकड़ा। अब कोई पेयर पकड़ो जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या कोई और 1 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये खुद ही तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, खुद ही 1 से एंड हो रहा है, इससे जो तीसरा बनेगा वो भी तो 1 1 होगा। तो यहां पर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सारी चेक कर ली हैं, उससे जो थर्ड वाला पेयर बनता है वो रिलेशन में आ रहा है। तो भाई ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। कहीं पर भी आपको इन चार पॉसिबिलिटीज में कोई भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी दिख जाती कि इस तरह के दो पेयर होते लेकिन तीसरा नहीं आ रहा था, फिर ट्रांजिटिविटी फेल।
ओके डियर, अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन और होती है। देखें यहाँ पर मैंने एक सेट लिया A 1 2 3 ही रखते हैं, इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया लाइक दिस 2 3 एंड लेट इट बी 1 2। इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले दो पेयर जिनके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है वो होना बहुत जरूरी है। पहले तो वो गिवन हो हमें। तो देखें यहां पर फर्स्ट पेयर है 2 3, क्या कोई ऐसा पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं है। फिर दूसरा है हमारे पास 1 2, 1 2, क्या कोई ऐसा पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। सर 1 2 यहां पर है, और दूसरा जो पेयर है वो क्या है? 2 3। देखो 1 2 फिर 2 3, दोनों रिलेशन में आ गए, ट्रांजैक्शन दिख रही थी। तीसरा पेयर क्या बना जो देखना है जिसको, वो 1 3। 1 3 है? सर नहीं है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजैक्शन हो रही लेकिन तीसरा पेयर जो ट्रांजैक्शन से चाहिए 1 3 वो ही नहीं आया, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूंगा, वन मोर एग्जाम्पल, ध्यान से समझे। सपोज करो मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5, राइट। इस पे मैं एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे लिखा 2 3 और यहां लिख दिया मैंने 4 5, दैट्स ऑल। यही दो मैंने पेयर इसमें लिए। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? चेक करो। सबसे पहले आप देखो कि सर फर्स्ट पेयर है मेरा 2 3, 3 से एंड हो रहा है, क्या कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ट्रांजैक्शन वाला इसके साथ कुछ नहीं बैठा। दूसरा पेयर है मेरा 4 5, 5 से ये एंड हो रहा है, 5 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नो। तो यहां पर इस रिलेशन में जो हमें गिवन पार्ट चाहिए, जो हमें गिवन होना चाहिए ट्रांजैक्शन वाले पेयर्स, ताकि हम थर्ड वाले पेयर को देख पाए ट्रांजिशन ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो मेरे पास वो दो पेयर्स ही नहीं है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही होती है। A टू B, B टू C, वो वाले पेयर्स ही नहीं है, ABBC है ही नहीं है। तो मेरे बच्चे तब भी इसको ट्रांजिटिव रिलेशन ही बोला जाता है जब ABBC ही नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट आप इसको ट्रांजिटिव रिलेशन ही तब बोलते हो। छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। दो टीम है, क्रिकेट की टीम है, टीम 1 और टीम 2। इन दोनों के बीच में मैच होगा तो हार जीत का फैसला होता है। आपको इसको समझाने के लिए समझा रहा हूं। टीम 1 टीम 2 दोनों के बीच में मैच होगा, क्रिकेट मैच होगा, तो एक को विनर घोषित किया जाएगा। मैच होगा तभी तो घोषित होगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि टीम 1 मैच खेलने पहुंच गई, लेकिन टीम 2 तो पहुंची नहीं। तो जीता कौन? अरे भाई जो टीम पहुंच गई उसी को तो विनर बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर मैच तो हुआ नहीं तो विनर कैसे? अरे भाई टीम तो पहुंच गई ना। तो यहां पर कहानी ऐसे समझनी है, ऐसे समझनी है कि सर हमें पहले वो दो पेयर तो दो। कौन से? ट्रांजैक्शन वाले। वो दो पेयर तो दो, ABBC तो दो, ताकि मैं AC को ढूंढ पाऊं। अरे भाई ABBC ही नहीं है तब भी इसको ट्रांजिटिव बोल दो। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आधे समझ? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजैक्शन वाले अगर पेयर्स ही नहीं है तो तब भी ट्रांजिटिव बोलना है इसको, ये ध्यान रखिए। तो मेरे बच्चे ये थे हमारे पास कितने? अच्छा एक और बच गया है, एक और बच गया, अभी नहीं क्लोज करेंगे। एक और बच गया, नाइन्थ वाला इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसको क्यों छोड़ेंगे। 8 हो गया, नाइन्थ इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे मस्त। क्या हो रहा है इसके अंदर? अरे यार एक ऐसा रिलेशन जो तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, वो रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों प्रॉपर्टीज अगर इसमें हो रही हैं, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। आधे समझ? इसका कोई डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं, बस तीन प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं जिसमें तीनों आ जाएंगे। बड़ी मस्त एग्जाम्पल देने वाला हूं जिसमें आपको एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। मेरे बच्चे जब भी आप कोई रिलेशन को डिस्कस कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, आपको कुछ गिवन है, तो किसी सेट के बिना रिलेशन की बात नहीं होती है। तो हम यहां पर एक सेट ले लेंगे, दिस इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इन जनरल अब बात करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं। इस पे एक रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं ये रिलेशन क्या है। हमने रिलेशन डिफाइन किया
कि सर इसके अंदर जो आपने दो ट्राइंगल्स लेनी है, यानी दो ट्राइंगल्स का जो आपने पेयर बनाना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये रिलेशन है। चलो इसको नाम मैं ए बी नहीं देता, ट्राइंगल्स हैं इसको टी से लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो आई एम राइटिंग हेयर T1 T2 such that T1 similar to T2 and T1 T2 must belongs to set A के ही होने चाहिए, इट इज ऑब्वियस। ये आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया और आपको बोला गया चेक करो ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जहां फिर ये इक्विवेलेंस आ जाता है। एक एक मैं आपको समझाता हूं डिटेल में कैसे आपको चेक करना है। मेरे बच्चे नंबर 1 हम इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे, यानी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन, बताइए। रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेकंड भी वही होना चाहिए, और वो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होने चाहिए। कहने का मतलब इन शॉर्ट मेरे को ये चीज बताओ कि अगर कोई ट्राइंगल है टी और दूसरी ट्राइंगल भी वो खुद ही है, ठीक है, दोनों ये सेम ट्राइंगल्स हैं, क्या ये दोनों सेम ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं? बस इतना बताओ, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर होती हैं, एक ट्राइंगल और दूसरी वो खुद ही है? या इन शॉर्ट में ऐसे पूछ रहा हूं, अ ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इज इट पॉसिबल, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर इट इज ट्रू, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर की जगह कॉन्ग्रेंट भी लिखा होता तब भी आप बोलते हैं यस सर इट इज ट्रू, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब इस सेट के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उसमें आप कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ो और दूसरी उसी के साथ उसका पेयर बनाओ तो भाई इस रिलेशन को फॉलो कर जाएगा। रिलेशन कौन सा है? सिमिलर ट्राइंगल्स का रिलेशन है, सिमिलर का रिलेशन। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, डेफिनेशन समझ लिया ना, फिर आपको जस्टिफाई करना होता है उसको, नो कैलकुलेशन हियर। तो टी कॉमा टी बिलोंग्स टू रिलेशन, बस ऐसे लिख देना है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेट ए, कि भाई जितनी भी ट्राइंगल सेट ए में हैं उसमें ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, टी टी वाले पेयर एग्जिस्ट कर जाएंगे। थोड़ा सा आप स्टेटमेंट में ऐसा उसको बता सकते हो, एज एवरी ट्राइंगल is what? Every triangle is what? Every triangle is similar to itself। ये थोड़ा सा आप जस्टिफाई उसको कर सकते हो, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। तो भाई रिफ्लेक्सिव तो ये हो रहा है। सिमिट्री चेक करो, इसकी सिमिट्री चेक करो, सिमिट्रिक रिलेशन। अब सिमिट्रिक रिलेशन में मजे की ये बात होती है कि एक पेयर आपको खुद से लेट करना होता है तो उसका इनवर्स ढूंढना होता है। ये सिमिट्री की मजेदार बात है। ट्रांजिटिव की इसमें भी और मजेदार बात होती है, उसमें दो पेयर पहले से लेट कर लेने होते हैं। तो मेरे बच्चे यहां पर हमने लेट करना है कि T1 T2 ये वाला पेयर रिलेशन में है, और T1 T2 कहां से लिया? सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये। अब आपको चेक क्या करना है कि यार T2 T1 इसका इन्वर्स क्या रिलेशन में आएगा? मेरे बच्चे मेरे को ये एक बात बताओ, जब आप बोल रहे हो T1 T2 वाला पेयर रिलेशन में है, यानी आप ये बोल रहे हो कि T1 इज सिमिलर टू T2, आप ये बोल रहे हो कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब मेरे को बताओ एक ट्राइंगल दूसरे के साथ सिमिलर है, क्या दूसरी पहले वाले के साथ सिमिलर होगी? इट इज ऑब्वियस होगी यार। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ ये लिखना है यस T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। इसका मतलब T2 और जो T1 का जो पेयर बनेगा वो रिलेशन में आ जाएगा। इसका मतलब इस तरह के जितने भी पेयर्स रिलेशन में हैं उनका इनवर्स वहां पे एग्जिस्ट कर गया है। इट मीन्स दैट रिलेशन, दिस गिवन रिलेशन जो कि सिमिलर का रिलेशन है, इज व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, कि जितने भी इस तरह के पेयर्स रिलेशन में हैं उनका जो इनवर्स होगा T2 T1 वो रिलेशन में आ जाएगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड T1 T2 बिलोंग्स टू सेट ए। बस इस तरह से चेक करना है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, और मजेदार की बात है, और मजेदार बात है क्या? दो पेयर खुद ही लेट कर लेने हैं, तीसरा वाला आपको ढूंढना होता है ट्रांजिटिव के लिए। देखो दो पेयर क्या लेट करने? T1 T2 रिलेशन में, T2 T3 रिलेशन में,
और जो T1 T2 T3 हैं ये कहाँ के एलिमेंट है, वो सेट ए के हैं, इट इज ऑब्वियस। तो ऐसे दो पेयर आपने लेट कर लिए। अब आपको सोचना क्या है, कैलकुलेशन क्या करनी है, जस्टिफाई क्या करना है कि T1 और T3 क्या रिलेशन बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं क्या वो उसको फॉलो कर रहा है जो गिवन रिलेशन है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा T1 T2 रिलेशन में है, इसका ये मतलब हो गया कि T1 जो ट्राइंगल है वो T2 के साथ सिमिलर है। दूसरे में आपने लिखा T2 T3 रिलेशन में है, यानी आपने लिखा T2 इज सिमिलर टू T3। अब आप मेरे को ये बताओ, एक ट्राइंगल दूसरी के साथ सिमिलर है और दूसरी तीसरी के साथ सिमिलर है, क्या पहले वाली तीसरी के साथ सिमिलर होगी? यस सर, इट इज ऑब्वियस, ये सिमिलर होगी। कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते ना आप, इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस लिखना है भाई। तो यहां पर आपको सिंपली ये लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3, या फिर पहले सिमिलर लिख ले, डायरेक्ट पेयर तो दिखाना ही अभी। From 1 and 2 we can say triangle 1 is similar to triangle 3, therefore जो triangle 1 और triangle 3 का पेयर है वो रिलेशन में आ जाएगा। यानी इस तरह के जितने भी पेयर्स हैं जिनके अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है वो रिलेशन में हैं, उससे जो तीसरा पेयर T1 T3 वाला वो रिलेशन में आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो भाई ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, तो फिर ये कौन सा रिलेशन हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सच टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 7 रिलेशंस मैंने आपको करवा दिए, डेफिनेशंस को समझ लो, एग्जाम्पल जो बताई हैं उनको देख लो। आगे हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, यानी एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस उठाएंगे। जो सिंपल वाले वो तो ऐसे निकल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हम उठाएंगे। ओके डियर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।